हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत दोस्तों पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन या पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाले सेशन को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों इस सेशन में हम बात करेंगे क्रांति संबंधी विचारों पर। जी हाँ दोस्तों, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों पर हमारा आज के इस सेशन में डिस्कशन होगा फुल विस्तार के साथ में, जिसमें हम बात करेंगे क्रांति का अर्थ, क्रांति के प्रकार, क्रांति के कारण और साथ ही साथ में कि ऐसे कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिनके माध्यम से क्रांति को रोका जा सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अरस्तु के अनुसार या कहें कि अरस्तु के चिंतन के आधार पर क्रांति का क्या अर्थ हो सकता है, उसको लेकर के वो क्रांति के उपाय तक का पूरा ये सेशन पूरे समग्र रूप से और पूरे विस्तार से होने जा रहा है, जिसमें कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक चलते हुए सेशन दोस्तों इसी प्रकार से बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ में एक बात, एक नोटिफिकेशन आपको लोगों को दे दूं कि दोस्तों काफी सारी कमेंट आती है कि सर ये हमारे फर्स्ट ईयर में है तो हम फॉलो कर पाते या नहीं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है दोस्तों, यूपी विशेष यूपी की कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो इसे थर्ड ईयर में पढ़ा रही है, तो उनका भी नोटिफिकेशन, उनकी कमेंट आती है सर ये हमारे थर्ड ईयर में है तो हम कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक्चुअल में दोस्तों भले ही हम इसे सेकेंड ईयर में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अगर ये सब्जेक्ट है और आपके टॉपिक अगर मैच हो रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप हमें इस सीरीज को के द्वारा फॉलो कर सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों से। और दोस्तों इसी के साथ में इस पे मात्र एक टॉपिक और बचेगा जो कि बीच में छूट चुका था, बाय मिस्टेक छूट गया था, है ना। जब हमने अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा की थी लेक्चर नंबर 6 में, तो लेक्चर नंबर 7 हमारा दोस्तों दास्ता संबंधी विचारों पर होना चाहिए था, जो कि बाय मिस्टेक छूट गया था, है ना। उसके तुरंत बाद शासन का वर्गीकरण चालू कर दिया था, फिर नागरिकता, और आज क्रांति हो रही है दोस्तों। तो इस क्रांति वाले टॉपिक के बाद में हम अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों पर और डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों कि हमें आज का जो टॉपिक है किन किन बिंदुओं के माध्यम से कंप्लीट करना है। कहने का अर्थ है कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम व्याख्या की बात करेंगे, है ना। व्याख्या के बाद में अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है ना। तो जो क्रांति का अर्थ अरस्तु के अनुसार समझेंगे, क्रांति के प्रकार, क्रांति के कारण, और साथ ही साथ इस क्रांति को रोकने के उपायों पर चर्चा करते हुए हम आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आई होप दोस्तों ये पूरा अभी क्लियर होगा आपको। इतना तो जो है क्लियर हो चुका है कि आज के टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको क्या क्या समझने हैं। कुल मिलाकर के 5 पॉइंट आपके कंप्लीट होने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और इसको समझने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और चूंकि दोस्तों जो दोस्त अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले देख रहे हैं इस सेशन को, तो निश्चित तौर पर वो भी आप इस वाले सेशन से आप अपने सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं, अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये समग्र रूप से बनाया गया है दोस्तों, ये ओपन प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर से बीए सेकेंड ईयर ही नहीं बल्कि अन्य सिलेबसों को भी ध्यान में रखते हुए, है ना, उन सभी के डेटा को संग्रहित करने के बाद ही इसको प्रिपेयर किया गया है। इसलिए निश्चिंत होकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं व्याख्या के अंतर्गत अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की। तो शुरुआत करें इससे पहले कुछ व्याख्या के अंतर्गत मोटा सा जो इससे संबंधित नॉलेज है उसे हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये व्याख्या में कहा गया है कि अरस्तु की पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है ना। अरस्तु की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, ये राजनीति शास्त्र या कहें कि राजनीतिक जगत की सबसे श्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। इसको लेकर के जेलर साहब ने कहा है, जेलर ने परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो पॉलिटिक्स पुस्तक है ये राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक महानतम योगदान है। किसका? अरस्तु का एक महानतम योगदान है। मतलब राजनीतिक जीवन में पॉलिटिक्स एक बड़ा योगदान है अरस्तु का, है ना। तो अरस्तु के समय में एक्चुअल में दोस्तों इन्होंने क्रांति के संबंध में विचार क्यों प्रस्तुत किए, है ना। ये भी जरूरी है कि भाई क्या जरूरत थी, क्रांति इतने सारे विचार तो दिए थे तो एक और ये क्रांति के संबंध में विचार देने की आवश्यकता क्या थी। तो चूंकि दोस्तों व्यवस्था इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि जिस समय में ये अपनी पुस्तक लिख रहे थे अरस्तु, जिस समय में अपने एक व्यवस्थित राज्य के बारे में कल्पना कर रहे थे, उस समय का जो शासन व्यवस्था हुआ करती थी यूनान की, उस समय जो शासन व्यवस्था हुआ करती थी वो कंप्लीटली स्थिर नहीं थी,
है ना, अस्थिरता उसमें बनी रहती थी। अस्थिरता मतलब का कारण क्या होता है दोस्तों कि कभी शासक बदल रहे हैं, कभी शासन पद्धतियां बदल रही है, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, जनता जो है विद्रोह कर रही है, तो इस प्रकार की कई सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई थी उस समय राज्य में। तो इन सब से बचने के लिए ही अरस्तु ने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए, और अरस्तु ने जो ये अव्यवस्था थी इसको क्रांति नाम दिया, क्रांति का नाम दिया, और उन्होंने कहा कि प्रशासन के अंदर जितने भी बदलाव होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं क्रांति का हाथ होता है। इसीलिए दोस्तों उन्होंने क्रांति को अपनी पुस्तक में उन्होंने क्रांति को समझाते हुए क्रांति के महत्व का अध्ययन भी किया है, साथ ही साथ में क्रांति के कारण बताए हैं। कारण बताने के अलावा दोस्तों उन्होंने इस क्रांति को रोकने के उपाय भी बताए हैं। तो कुल मिलाकर के हमें व्याख्या में कितना एक थोड़ा सा अध्ययन ये देख लिया हमने कि अरस्तु के जो क्रांति संबंधी विचार है इतने क्यों आवश्यक है ना, क्यों आवश्यक है, या कहें कि उन्होंने इस प्रकार के विचार क्यों प्रेषित किए अपनी पुस्तक में। क्लियर है। तो व्याख्या में सिर्फ इतना थोड़ा बहुत जो है उनसे मिलता जुलता अध्ययन ही हमें करना होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इनके अर्थ की। तो क्रांति का जो अर्थ है, क्रांति का जो अर्थ है, आइए क्रांति के अर्थ पर दोस्तों बात करते हैं। अरस्तु के अनुसार देखिए दोस्तों यहां पर बेसिकली जो आज वर्तमान में जिसे हम क्रांति कहते हैं, वर्तमान में किसे हम क्रांति मानेंगे? क्रांति हम उस घटना को मानते हैं जिस घटना के माध्यम से पूरी शासन व्यवस्था पलट जाए, है ना, जिस घटना के माध्यम से शासन व्यवस्था पलट जाए। भारत में क्रांतियां हुई थी, क्यों हुई थी? अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए, उसको उखाड़ फेंक कर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, है ना। इसी प्रकार की कुछ क्रांतियां फ्रांस में हुई थी, रूस में भी क्रांति हुई, चीन में भी क्रांति हुई। तो यहां पर जो क्रांतियां हुई थी इन देशों में, तो ये क्रांति, इन क्रांतियों का स्वरूप कैसा था? इन क्रांतियों का स्वरूप दोस्तों उस समय का जो भ्रष्ट शासन व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंक करके वो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इस प्रकार की क्रांतियां हुई थी। तो हम तो इसी को क्रांति मानते हैं, जो एक बड़े स्तर पर होती हो, पूरी शासन व्यवस्था को उखाड़ करके एक नई शासन व्यवस्था स्थापित करने जैसी कोई प्लानिंग होती है, उसी को हम क्रांति मानते हैं, है ना। लेकिन अरस्तु ने दोस्तों इसे क्रांति न मान करके, मात्र इसे क्रांति न मान करके और अपने कुछ विचार अलग से प्रस्तुत किए हैं। तो अरस्तु का कहना है कि शासन व्यवस्था में छोटे बड़े जितने भी परिवर्तन होते हो, सभी परिवर्तन यहां क्रांति कहलाते हैं, सभी परिवर्तन क्रांति कहलाते हैं, है ना। तो अरस्तु ने क्रांति का अर्थ कैसे दिया है? उन्होंने कहा है कि संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, चाहे वो छोटा सा हो मतलब आंशिक हो, चाहे वो बड़ा परिवर्तन हो, क्रांति कहलाएगा। इसके अलावा अगर उदार प्रजातंत्र है, अगर वो अपना रूप उग्र रूप धारण कर ले तो भी उसे हम क्रांति कहेंगे। इसके अलावा शासन व्यवस्था में जो मूल परिवर्तन होगा तो उसे भी क्रांति माना जाएगा। इसके अलावा संविधान में कैसा भी संशोधन हो जाए, चेंजेस हो, संशोधन हो जाए, शासन के प्रकार में परिवर्तन हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या सैनिक विद्रोह हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई राज्य में घटना हो जाए जिससे शासन व्यवस्था में एक छोटा मोटा, कैसा छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, वो सभी घटनाएं यहां पर क्रांति कहलाती है। क्लियर है दोस्तों, है ना। तो अरस्तु ने, सिंपल शब्दों में इसको ऐसे समझिए कि अरस्तु ने क्रांति, जो आज वर्तमान की जो धारणा है क्रांति को लेकर के, उसे क्रांति ना मानते हुए उन्होंने अपने विचार में क्रांति को परिभाषित इस प्रकार से किया है। उन्होंने कहा है कि शासन व्यवस्था में या संविधान में कैसे भी छोटे बड़े कैसे भी परिवर्तन हो, वो प्रत्येक परिवर्तन क्रांति कहलाता है। क्लियर है ना। तो छोटे मोटे सभी परिवर्तनों को यहां उन्होंने क्रांति कहा है, जबकि हम आज वर्तमान में जो धारणा है क्रांति की, हम मानते हैं कि जो एक शासन व्यवस्था को समाप्त करके दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करते हो, उसी को हम क्रांति मानते हैं। लेकिन अरस्तु के अनुसार छोटे मोटे सभी परिवर्तन क्रांति कहलाते हैं। आई होप अर्थ क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्रांति के प्रकार कि क्रांति एक्चुअल में कितने प्रकार की हो सकती है। तो अरस्तु के अनुसार शासक या संविधान का
जो उलटना होता है वही क्रांति नहीं है, बल्कि शासन में छोटे मोटे किसी भी प्रकार के बदलाव भी क्रांति कहलाते हैं। तो इस तरह से अरस्तु ने दोस्तों क्रांति के कुछ प्रकार बताए हैं। उनमें से पहला प्रकार है शासन पद्धति में क्रांति। किसमें? शासन पद्धति में क्रांति। इसके अलावा शासक वर्ग की क्रांति, ठीक है ना, और सीमित क्रांति। तो दोस्तों ये तीन और ये चार आंशिक, तो ये चार प्रकार की क्रांतियों का वर्णन अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में किया है। अब जरा समझिए इनको थोड़ा आराम से, है ना। डेटा मेरे पीछे आ रहा है, आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाइए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट्स तैयार कर लीजिएगा। क्रांति के प्रकार, देखिए क्रांति का अर्थ आपने अरस्तु के अनुसार समझ लिया है। एक वर्तमान धारणा में क्रांति कुछ और है और अरस्तु के अनुसार क्रांति कुछ और है, ठीक है ना। अब अरस्तु ने ही क्रांति के कितने 4 रूप बताए हैं कि 4 प्रकार से क्रांति, वैसे तो और भी रूप बताए परंतु जो मुख्य रूप है वो ये 4 रूप उन्होंने विशेष करके बताए हैं। कौन कौन से बताए? पहला तो उन्होंने कहा है कि शासन पद्धति में क्रांति। शासन पद्धति में क्रांति का अर्थ ये होता है दोस्तों कि ये एक प्रकार की एक वो क्रांति है जो शासन पद्धति, जो जैसे कि देखिए अभी वर्तमान में जो शासन पद्धति स्थापित है उसको समाप्त करके एक दूसरी शासन पद्धति लाने के लिए जो विद्रोह होता है ना, इसे भी यहां पर इस प्रकार की शासन पद्धति में क्रांति कहा जाएगा उसे। फिर से समझिए, वर्तमान शासन में जो शासन व्यवस्था स्थापित है या शासन पद्धति स्थापित है, जैसे कि लोकतंत्र शासन पद्धति है या प्रजा लोकतंत्र के अलावा जो राजतंत्र है या साम्यवादी किसी प्रकार की शासन व्यवस्था है, अगर उस शासन व्यवस्था को समाप्त करके नई शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए विद्रोह किया जाए तो वह वो जो क्रांति होगी वह शासन पद्धति में क्रांति कहलाएगी। आई होप क्लियर होगा इतना, है ना। तो शासन पद्धति में क्रांति मतलब शासन पद्धति को बदलने के लिए जो क्रांति होती है शासन पद्धति में क्रांति कहलाती है। एट्स ऑल क्लियर है ना। तो जैसे उदाहरण भी दिया हुआ है कि जनतंत्र में बदलकर धनिक तंत्र में कन्वर्ट करना, है ना, लोकतंत्र को हटा करके राजतंत्र स्थापित कर देना या राजतंत्र से लोकतंत्र स्थापित कर देना, कोई सी भी शासन पद्धति को चेंज करना ही यहां पर शासन पद्धति में क्रांति कहलाएगी। दूसरा प्रकार जो उन्होंने बताया उसमें कहा कि शासक वर्ग की क्रांति, शासक वर्ग की क्रांति। अब दोस्तों ये देखिए ये भी एज इट इज है, कैसे कि शासक वर्ग की क्रांति के अंतर्गत हम क्या मानेंगे कि देखिए शासन पद्धति में क्रांति की जब बात थी तो वहां शासन पद्धति बदल रही थी, लेकिन शासक वर्ग की क्रांति में शासन पद्धति तो वही रहेगी, है ना। जैसे अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र ही रहेगा या राजतंत्र है तो राजतंत्र ही रहेगा, बस शासक बदल जाएगा, उस पर राज करने वाला बदल जाएगा। मतलब कि एक शासक को हटा करके दूसरे शासक को भिड़ाने के लिए जिस प्रकार का विद्रोह किया जाए उसे शासक वर्ग की क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना। तो यहां पर इस क्रांति में शासन पद्धति नहीं बदलती, मात्र शासक बदलता है। क्लियर है। एक होती है दोस्तों सीमित क्रांति। कौन सी? सीमित क्रांति। तो सीमित क्रांति का मतलब यह होता है दोस्तों कि इसमें जो है अधिकता और अल्पता के लिए भी जो विद्रोह किए जाए, मतलब जैसे ये कि जैसे मान लेते हैं कि धनिक तंत्र का शासन धनिक तंत्र की शासन व्यवस्था है या एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। अब इस एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासक जनता के अधिकार कुछ कम ज्यादा कर दे जिससे जनता असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दे, या लोकतंत्र है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, उसमें जनता के अधिकारों को कम या ज्यादा कर दिया जाए, है ना, या शासन व्यवस्थाओं में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया जाए जिसके कारण जनता रुष्ट होकर के और विद्रोह कर दे, उसी को हम यहाँ सीमित क्रांति के नाम से जानते हैं। मतलब सीमित क्रांति मतलब थोड़ा बहुत कम या ज्यादा करना, अधिकारों को थोड़ा बहुत कम या ज्यादा करना। क्लियर है। और आंशिक क्रांति का मतलब होता है दोस्तों एक जो है किसी भी शासन व्यवस्था के किसी अंश में छोटा मोटा कोई परिवर्तन कर देना आंशिक क्रांति कहलाएगा। ठीक है ना। तो क्रांति अरस्तु के अनुसार 4 प्रकार की हो सकती है। पहली क्रांति शासन पद्धति में क्रांति होती है, दूसरी क्रांति शासक वर्ग की क्रांति, तीसरी क्रांति सीमित क्रांति, चौथी क्रांति आंशिक क्रांति। और चारों में दोस्तों विशेष डिफरेंस है। शासन पद्धति में शासन पद्धति वाली क्रांति में शासन पद्धति में चेंजेस होता है, बदलाव होने के लिए क्रांति की जाती है। शासक वर्ग की क्रांति में एक शासक को हटा करके नया शासक बिठाने के लिए क्रांति की जाती है। सीमित क्रांति में छोटे मोटे बदलावों के कारण जो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है उसे सीमित क्रांति कहा जाता है। वहीं आंशिक क्रांति मतलब शासन व्यवस्था में कोई भी छोटे मोटे परिवर्तन हो जाना आंशिक क्रांति का नाम होगा। क्रांति के प्रकार क्लियर हो गए दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कारणों की कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण क्रांति होती है अरस्तु के अनुसार।
अरस्तु के अनुसार, है ना। वर्तमान में क्रांति के तो बहुत सारे कारण हैं। आज जब पढ़ेंगे वर्तमान क्रांति के या आधुनिक जगत में जो क्रांतियां होती हैं, उन क्रांतियों के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन अरस्तु ने उनके समकालीन जो क्रांतियां हुआ करती थी उस क्रांति को लेकर के उन्होंने 3 विशेष कारण बताए हैं कि ये 3 कारण हैं जिसके कारण क्रांति होती है। एक को कहा है सामान्य कारण, कि एक सामान्य कारण होता है जिससे क्रांति होती, जनता रुष्ट होती है और विद्रोह कर देती है। दूसरा विशेष कारण होता है, और तीसरा विशेष प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में क्रांति जो होती है उसके विशेष अलग कारण है। एक सामान्य कारण, एक विशेष कारण, 2 कारण तो ये हो गए, है ना, एक सामान्य, दूसरा विशेष, और तीसरा कारण क्या है, विशेष शासन व्यवस्थाओं में, विशेष प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में जो है क्रांतियां या क्रांति के कारण। जैसे लोकतंत्र में क्रांति क्यों होती है, वर्ग तंत्र में क्रांति क्यों होती है, राजतंत्र में क्रांति क्यों होती है ना। तो इस प्रकार के कारण अलग अलग, है ना। तो अरस्तु ने इन तीनों को अलग अलग परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य कारण की। तो दोस्तों सामान्य कारण के अंदर भी इन्होंने 2 विशेष प्रकार के कारण बताए हैं, एक असमानता और दूसरा अन्याय। एक असमानता और दूसरा अन्याय। तो अरस्तु ने कहा है कि जब सामान्य कारणों के अंतर्गत, सामान्य कारणों से प्रेरित होकर जनता विद्रोह करती है तो उस विद्रोह के पीछे भी 2 कारण होते हैं। एक, या तो समाज में पर्याप्त असमानता व्याप्त है या फिर जनता के साथ अन्याय होता है ना। तो असमानता और अन्याय 2 विशेष कारण है क्रांति करने के, जिसे सामान्य कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो असमानता के अंतर्गत अरस्तु का मानना है कि दोस्तों कि यहां पर क्रांति का सबसे पहला कारण व्यक्ति की असमानता का अंत कर समानता की प्राप्ति के लिए लालसा है। क्या कहा उन्होंने, अरस्तु ने कहा है कि जो समाज में असमानता व्याप्त है, जनता चाहती है कि उस असमानता को समाप्त करके समानता की परिस्थिति को जो है प्राप्त करने की जो जनता की इच्छा होती है, वही इच्छा जनता को विद्रोह करने की प्रेरणा देती है। क्लियर है। तो अरस्तु ने खुद स्वीकार किया है कि उनका मानना है कि जैसे एक छोटा व्यक्ति या गरीब व्यक्ति बराबर के अपने समान व्यक्ति के लेवल पर आने के लिए विद्रोह करने की इच्छा रखता है, और बराबर का व्यक्ति और ऊपर उठने के लिए विद्रोह करने की इच्छा रखता है। तो ये जो मनोदशा होती है व्यक्ति की आगे बढ़ने के लिए विद्रोह करने की, यही क्रांतियों को जन्म देती है। तो ये सामान्य सा कारण होता है ना, समानता प्राप्त करने के लिए, समाज में समानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर जो लालसा उत्पन्न होती है, जो इच्छा उत्पन्न होती है, वही उसे क्रांति करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना। अन्याय की बात करें दोस्तों कि अन्याय किस प्रकार से क्रांति को जन्म दे सकता है, तो क्रांति का मूलभूत कारण अन्याय ही है। जब समाज में जनता के साथ अन्याय हुआ है, तब जनता रुष्ट होती है, और रुष्ट होकर के जनता विद्रोह करती है, जिसके कारण एक क्रांति का रूप वो धारण कर लेते हैं, है ना। अब ये अन्याय किस प्रकार से होता है, तो अन्याय कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों कि आज भी कई सारे देशों में विभिन्न वर्ग, समाज में विभिन्न वर्ग मौजूद होते हैं, और वहां पर व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार से की जाती है कि जिस वर्ग को जितना मिलना चाहिए था उसे उतना भी नहीं दिया जा रहा, और जिस वर्ग को आवश्यकता ही नहीं थी, या कहे कि उस वर्ग को जितना मिलना चाहिए था उसे दूसरे वर्ग को उससे ज्यादा दिया जा रहा हो। तो ये जो वर्ग की जो असमानता है या भेदभाव है, ये भेदभाव दोस्तों अन्याय को जन्म देता है, और अन्याय से जनता में रुष्टता आती है, और रुष्टता ही क्रांति का रूप धारण करती है। आई होप दोनों सामान्य कारण दोनों क्लियर होंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति के जिस प्रकार से 3 कारण बताए थे, सामान्य में असमानता और अन्याय क्रांति का प्रमुख कारण है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं विशेष कारणों की। तो स्पेशल रीजन क्या है, ये क्रांति के स्पेशल रीजन क्या है दोस्तों, तो स्पेशल रीजन के अंतर्गत सबसे पहला जो कारण है वो है सम्मान की लालसा। क्या है, सम्मान की लालसा। दूसरा कारण है घृणा, और तीसरा है डर, है ना। पहला कारण विशेष कारण में सम्मान की लालसा। अभी सम्मान की लालसा क्या होती है, अरे जब शासन व्यवस्थाओं में जब कोई शासक या प्रतिष्ठित पद का व्यक्ति किसी अयोग्य व्यक्ति को भी सम्मानित कर दे, तो उससे क्या होगा, योग्य व्यक्तियों में असंतोष आ जाएगा, या फिर योग्य व्यक्ति का अपमान कर दे
तो भी जनता रुष्ट होती है, और रुष्ट जब जब जनता रुष्ट होती है तो उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, विद्रोह करना, है ना। तो अरस्तु के अनुसार भी विशेष कारणों के अंतर्गत सम्मान की लालसा क्रांति को जन्म देती है। तीसरा है घृणा। घृणा, तो घृणा क्रांति को जन्म एग्जैक्टली देगी ना, एग्जैक्टली देगी, क्योंकि उदाहरण भी है कि धनिक तंत्र में क्या होता है दोस्तों, धनिक तंत्र में जब धनिक शासक वर्ग जो होता है वो बहुसंख्यक किंतु गरीब जनता के साथ में जो है अत्याचार करता है या उसे घृणा की नजर से देखता है, तो उस बहुसंख्यक गरीब जनता में भी विद्रोह करने की लालसा उत्पन्न होती है, इच्छा प्रकट होती है, जो क्रांति को जन्म देती है। क्लियर है ना। तो घृणा, सम्मान की लालसा और घृणा, ये दोनों ही विशेष कारणों की श्रेणी में आते हैं क्रांति को जन्म देने के लिए। तीसरा है दोस्तों भय। भय, तो ये जो डर होता है लोगों के अंदर, जो डर होता है, जिस डर के कारण लोग क्रांति करते हैं, वो डर भी दो प्रकार का होता है। एक डर होता है, एक कौन सा डर होता है दोस्तों, अपराध से बचने के लिए, अपराध से बचने के लिए, और दूसरा डर होता है अन्याय के सामने खड़े होने के लिए, है ना। तो अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। तो दो प्रकार के डर होते हैं जनता के अंदर, अपराध से बचने का, अपराध से बचने के लिए, और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, अन्याय को जो है ठुकराने के लिए, है ना। तो ये दो प्रकार के डर से भी जनता विद्रोह करके क्रांति को जन्म देती है। दोस्तों तीनों कारण क्लियर होंगे स्पेशल कारण में, है ना, स्पेशल रीजन में तीनों रीजन क्लियर है। चलिए अगला है था आपका तीसरा विशेष कारण था विभिन्न मतलब स्पेशल जो आपकी गवर्नमेंट की कैटेगरी है या शासन प्रणालियां हैं, स्पेशल शासन प्रणालियों में, विशिष्ट शासन प्रणालियों में किस किस प्रकार का जो है विद्रोह किया जाता है। तो एक ही प्रजातंत्र में किस प्रकार किया जाएगा, धनिक तंत्र में किस प्रकार किया जाएगा, और कुलीन तंत्र या समूह तंत्र में किस प्रकार से किया जाएगा। वर्ग तंत्र, कुलीन तंत्र अर्थात वर्ग तंत्र, है ना, धनिक तंत्र अर्थात की एक तंत्र या राजतंत्र। चलिए प्रजातंत्र में कैसे विरोध होता है या क्यों विद्रोह होता है, क्या रीजन रहते हैं। जो प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं होती है उसमें क्रांति क्यों होती है, उसका कारण। दूसरा धनिक तंत्र जहां पर राजतंत्र होता है वहां क्रांति क्यों होती है। तीसरा कुलीन तंत्र जिसे हम वर्ग तंत्र के नाम से या फिर कहें कि समूह तंत्र के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें क्यों होता है। तो तीनों के अलग अलग कारण है। कैसे, देखिए प्रजातंत्र में क्रांति का विशेष कारण क्या होता है पता है आपको, बागवीर लोग होते हैं, बागवीर, है ना, आपने देखा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो है विशेष प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है लोगों को मूल अधिकारों के रूप में। प्रजातंत्रात्मक देशों में जनता के पास में पर्याप्त जो है अधिकार होते हैं, उन अधिकारों में अभिव्यक्ति, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, और उसी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए कुछ बागवीर धांसू लीडर निकलकर बाहर आते हैं, और वो धांसू लीडर क्या करते हैं, अपनी स्पीच के माध्यम से भोली भाली जनता को बहकाने का कार्य करते हैं, है ना। गरीब अनपढ़ जहां पर ठीक से एजुकेशन नहीं है उसको हम अनपढ़ ही बोलेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखना कोई वो नहीं हो जाता है ना, तो अनपढ़, या कहें कि जो अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं है, ऐसी सीधी सादी जनता को भड़का करके और क्रांति या विद्रोह करने के लिए उन्हें मजबूर करना, विवश करने का कार्य बागवीर नेता लोग करते हैं, है ना। क्योंकि एक शासन व्यवस्था है लेकिन वो अपोजिट पार्टी के है साहब, तो वो क्या करेंगे, अपने भाषणों के माध्यम से जनता को, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको अपने भाषणों के माध्यम से जोशीले भाषण दे देकर वो जनता को बहकाने का कार्य करते हैं, और बहका करके जनता में ऐसी भावना भर देते हैं कि जो शासन व्यवस्था अभी संचालित है या शासक वर्ग है वो ठीक से शासन संचालित नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है विद्रोह किया जाना चाहिए, उन्हें हटाया जाना चाहिए, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया में जनता को बहकाने के साथ में जब जनता वाकई में उनके जब इरादे पूरे होने लगते हैं ऐसे बागवीर नेताओं के, तो कभी कभी शासन व्यवस्था के विरुद्ध में विद्रोह होता भी है, और ऐसे विद्रोह का फायदा उठाते हुए जो बागवीर लीडर होते हैं, बागवीर नेता होते हैं, ये कभी कभी शासन व्यवस्था को ही अपने हाथों में ले लेते हैं, हथियार लेते हैं, तो इनका पूरा उद्देश्य ही कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है ना। तो प्रजातंत्र में किस प्रकार से क्रांति होती है दोस्तों, कौन क्रांति करते हैं, है ना, जोशीले भाषण देने वाले नेता, बागवीर नेता, ठीक है ना। नेक्स्ट था धनिक तंत्र मतलब राजतंत्र। तो धनिक तंत्र में दोस्तों क्रांति के विशेष दो कारण होते हैं। धनिक तंत्र या राजतंत्र कहें या धनिक तंत्र कहें, है ना, या अधिनायक तंत्र भी कह देंगे तो भी कोई ये बुरा नहीं मानेंगे ये लोग, है ना, क्योंकि है एक ही। तो धनिक तंत्र में क्रांति के दो विशेष कारण होते हैं। पहला कारण तो होता है कि शासकों का सर्वसाधारण के प्रति अन्याय युक्त व्यवहार। क्या होता है, शासक वर्ग जो होता है ना, शासक वर्ग के द्वारा जो आम जनता होती है उसके विरोध में जो व्यवहार किया जाता है उसके साथ, वो अन्यायपूर्ण किया जाता है।
शासक के द्वारा जनता के साथ जो व्यवहार होता है अन्यायपूर्ण। दूसरा है शासक वर्ग में स्वयं शासक वर्ग के अंदर ही दोस्तों कुछ फूट डालने जैसी स्थिति चलती रहती है, दलबंदियां चलती रहती है ना। तो ये इस प्रकार से दो विशेष कारण होते हैं क्रांति के। क्या होगा कि एक तो जनता विद्रोह करेगी या फिर शासक वर्ग के अंदर से ही कुछ पद प्राप्त लोग भी हो सकते हैं, या जो रुष्ट है उस विशेष शासक से वो भी हो सकते हैं। तो शासक वर्ग के अंदर से भी विद्रोह हो सकते हैं और जनता भी विद्रोह कर सकती है। तो दो प्रकार विशेष होते हैं। कुलीन तंत्र की बात करें दोस्तों तो कुलीन तंत्र में तीन विशेष कारण होते हैं, या कहें कि कुलीन तंत्र में विद्रोह होने के तीन विशेष कारण होते हैं। एक होता है पद और प्रतिष्ठा, दूसरा है ना पद और प्रतिष्ठा, जैसे क्या कि बहुत कम व्यक्तियों को यहां पर सीमित कर दिया जाता है पद प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि वर्ग तंत्र में क्या होता है, एक वर्ग विशेष का शासन होता है। उस वर्ग विशेष में भी जो बड़े बड़े पद होते हैं कुछ व्यक्तियों को दे दिए जाते हैं, लेकिन जिनको वो उच्च पद नहीं मिलते हैं शासन व्यवस्था के, वो लोग रुष्ट हो जाते हैं। तो क्रांति हो सकती है, विद्रोह करने का खतरा रहता है। दूसरा कारण किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा या असंतोष। मान लो उस वर्ग में कोई शक्तिशाली व्यक्ति, लेकिन उसे कोई विशेष पद नहीं मिल पाया, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, तो वो विद्रोह कर सकता है। तीसरा, विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव। जो अलग अलग वर्ग है उन वर्गों में सामंजस्य नहीं भेट पाना, मतलब एक वर्ग का शासन है, दूसरा वर्ग अभी बस इंतजार कर रहा है कि कभी से हटाए और हम शासन व्यवस्था संभाले। तो इस प्रकार से विभिन्न वर्गों में भी असामंजस्य बना होना भी क्रांति को जन्म देने का विशेष कारण है। क्लियर यहां तक का ना? चलिए, तो दोस्तों अभी तक हमने बात की है क्रांति के अर्थ की, क्रांति की व्याख्या देखी, क्रांति का अर्थ देखा, क्रांति के प्रकार देखे, उसके बाद में क्रांति के कारण भी देखे। ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे क्रांति के उपाय की, कि क्रांति को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो अभी वर्तमान क्रांतियों को रोकने के लिए उपाय नहीं देख रहे दोस्तों हम, बल्कि अरस्तु ने क्रांति रोकने के क्या क्या उपाय बताए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे मात्र, है ना। तो सबसे पहले एक उपाय बताया है उन्होंने, विशेष करके इसमें 6 उपायों की उन्होंने चर्चा की है। वैसे उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी जो विशेष उपाय हैं उनके अनुसार बताए गए वो 6 उपाय हैं। पहला है संविधान तथा कानूनों के प्रति आस्था का होना, संविधान तथा कानूनों के प्रति आस्था का होना। तो उनका यहाँ पर यह कहना है कि जो शासक वर्ग है उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जनता के विचारों के, जनता के स्वभाव को इस प्रकार से डेवलप करे जिससे वो संविधान या कानूनों का पालन करे, संविधान या कानून के प्रति आस्था को बनाकर रखे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से छोटे छोटे खर्च पूरी जमा संपत्ति को, जमा पूंजी को खत्म कर सकते हैं, उसी प्रकार से शासन व्यवस्था में अगर कानून उल्लंघन की भावना जनता के अंदर, चाहे वो गलती से ही क्यों ना आ जाए, वो पूरे राज्य को समाप्त कर सकती है। इसलिए अरस्तु के अनुसार कहा गया है कि शासक को या शासन व्यवस्था को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शासन में अराजकता ना पनप पाए या राज्य में अराजकता ना आ पाए। ठीक है ना, क्योंकि अराजकता भले वो चाहे वो छोटी सी हो या बड़ी हो, है ना, किसी भी प्रकार की अराजकता होगी वो बड़ा खतरा जरूर उत्पन्न करेगी। आज नहीं, आगे चल के करेगी, लेकिन करेगी जरूर। ठीक है ना, इसीलिए पहले उपाय के अंतर्गत अरस्तु ने कहा है कि समाज के स्वभाव को ऐसा डेवलप किया जाए जिससे, या समाज के स्वभाव का ऐसा निर्माण किया जाए जिससे संविधान या कानूनों के प्रति जनता में आस्था उत्पन्न हो। क्लियर है। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट है शासक वर्ग में भी कानून के प्रति सम्मान होना चाहिए। मतलब सिंपल है कि शासक वर्ग अगर स्वयं कानून का पालन नहीं करेगा तो जनता उन कानूनों का पालन कभी नहीं करेगी। तो पहला दायित्व शासक का बनता है, प्रशासन का बनता है कि उसके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, पहले वो उनका पालन करे, तब जनता से इस प्रकार की अपेक्षा रखे, है ना। तो शासक वर्ग को भी यहां पर कानूनों का पालन करने वाला होना चाहिए। अगला है शासन सत्ता विशेष वर्ग में निहित नहीं होना चाहिए। सिंपल है, अगर आप क्रांति से बचना चाहते हैं तो शासन सत्ता किसी एक विशेष व्यक्ति में या किसी विशेष वर्ग में निहित ना होकर के समस्त वर्गों में समाहित होनी चाहिए या बटी होनी चाहिए। आवश्यक या गलत तरीके से किसी अधिकारी को पदोन्नति नहीं देना चाहिए, है ना, और किसी भी व्यक्ति या वर्ग को बहुत अधिक सम्मान या बहुत अधिक बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के स्पेशल पर्सन से सावधान रहना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी से सावधान रहना चाहिए। सभी को समान महत्व दिया जाना चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं, किसी एक वर्ग विशेष को नहीं, बल्कि राज्य में जितने भी वर्ग है, जितनी भी जनता है, सभी को समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि जब जब सम्मान की हानि होती है जनता की, तब तब जनता विद्रोह करती है। वो फिर चाहे अल्पसंख्यक हो, फिर वो चाहे बहुसंख्यक हो, अमीर हो या गरीब हो, सम्मान के साथ हर कोई समझौता नहीं करता है
है ना। एक बार व्यक्ति रोटी से समझौता कर लेगा लेकिन अपने सम्मान से कभी समझौता नहीं करता है, ऐसा अरस्तु का मानना था। तो इसी कारण से दोस्तों उन्होंने ये 3 विशेष उपाय बताए हैं जिसके द्वारा क्रांति रोकी जा सकती है। आगे और बताए गए हैं, उसमें सबसे पहले स्वस्थ मध्यम वर्ग को प्रोत्साहन देना। तो इनका अरस्तु का मानना एक ये भी था कि अगर आप वास्तविक रूप से क्रांति को रोकना चाहते हैं तो समाज में वास्तविक रूप से 2 वर्ग होते हैं, एक निर्धन वर्ग होता है, एक निर्धन वर्ग होता है और एक धनी वर्ग होता है ना। तो दोनों के बीच में असामंजस्य बना रहता है, दोनों के बीच में टकराव चलता रहता है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए एक मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए राज्य में, जो मध्यम वर्ग होता है। क्योंकि मध्यम वर्ग जब होता है तो धनी वर्ग और निर्धन वर्ग दोनों में जो टकराव होता है उस टकराव से दोनों वर्ग बच जाते हैं, दोनों संतुलित हो जाते हैं, है ना। इसलिए समाज का जो मध्यम वर्ग होता है उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अगला है आर्थिक असमानता में कमी। तो दोस्तों क्रांति का एक प्रमुख कारण यह भी होता है कि समाज में आर्थिक असमानता बहुत भयानक रूप से व्याप्त होती है। जब जिस राज्य में आर्थिक असमानता की जो स्थिति होती है या स्तर होता है वो स्तर बहुत ज्यादा होता है, किसका, असमानता का, है ना। तो उस परिस्थिति में जनता बहुत जल्दी विद्रोह करती है, क्योंकि आर्थिक असमानता का रीजन क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा जनता पर, कि जो धनी वर्ग है वो और धनी बनता चला जाएगा और जो निर्धन वर्ग है वो और निर्धन होता चला जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि उस राज्य में जो आर्थिक संसाधन है उनका वितरण उचित रूप से समाज में नहीं किया गया है ना। तो आर्थिक असमानता में कमी लाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए कि आर्थिक असमानता में कमी आए, ठीक है ना। चलिए अगले पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगला है शिक्षा का प्रबंध। शिक्षा का प्रबंध, तो अरस्तु का कहना है कि नागरिकों को संविधान के सिद्धांतों के अनुकूल बनाने के लिए, उनका स्वभाव उस प्रकार से डेवलप करने के लिए जरूरी है कि उससे संबंधित अर्थात संविधान के प्रावधानों के अनुकूल जनता को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो शिक्षा के द्वारा नागरिकों को अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता है, संविधान और देश के प्रति प्रेम और श्रद्धा भावना जागृत होती है। इसलिए जनता को शिक्षित बना करके भी क्रांति से बचा जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार से हमारे 6 इन विशेष उपायों के साथ में और 5 विशेष बिंदुओं के साथ में हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। और अगला टॉपिक दोस्तों हमारा होगा अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताइए प्लीज कमेंट करके अगर सेशन कैसा लगा आपको। मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि आपको पसंद भी आया होगा और आपको समझ भी आता रहा होगा। आएगा बिल्कुल समझ, तो आना ही पड़ेगा, समझ क्यों नहीं आएगा वो, है ना, क्योंकि इतने विस्तार से जो आपको सेशन लाकर दे रहे हैं आपको। और सभी की लिंक, जो इतनी भी बातें करता हूं ना आप लोगों से, सभी की नोट्स वगैरह की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। प्रज्ञान हिंदी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है ना। एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर चेक किया करें। जब सेशन आपका कंप्लीट खत्म होना, जब लेक्चर जैसे खत्म हो तो डिस्क्रिप्शन खोले, डिस्क्रिप्शन में जाके देखें कि वहां पर किस किस की लिंक दी गई, उनको एक बार ट्राई जरूर करें, देखिए क्या क्या है उसमें, विजिट कीजिए करें, है ना। आपकी स्टडी संबंधित बहुत सारा मटेरियल वहां पर होता है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा जाने से पहले आपको टेलीग्राम की न्यूज दे दूं, क्योंकि 3-4 लेक्चरों से मैं आपसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। टेलीग्राम दोस्तों ग्रुप है टेलीग्राम पर हमारा, लोधाजी क्लासेस नाम से ही, जिसको ज्वाइन करने से आप वहां पर प्रॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। नोट्स की लिंक लेनी हो या कोचिंग से संबंधित, क्लासेस से संबंधित कोई नोटिफिकेशन होता है या लेक्चर को प्रोवाइड करना होता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारा इस ग्रुप पर ही जाता है। तो ग्रुप का एक बेनिफिट आपके लिए ये हो जाता है कि अगर आप हमारे साथ प्रॉपर और टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यूट्यूब पर सिर्फ यूट्यूब पर ऐड है, उससे क्या होता है कि यूट्यूब आपको एक बार नोटिफिकेशन देता है, उसके बाद फिर दोबारा उस नोटिफिकेशन को नहीं दिखाता। अगर आपने उस समय वीडियो देख लिया तो ठीक है, अन्यथा वो नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप उस लेक्चर को दिमाग से स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, है ना, या फिर बाद में आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उस सेशन को ढूंढ करके फिर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन टेलीग्राम में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही हमारा लेक्चर इधर अपलोड होता है वैसे ही हम टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देते हैं, जिससे अगर आपके पास 2 दिन, 1 हफ्ते भी अगर आपको टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने का, तो 1 हफ्ते बाद भी जब आप ग्रुप को खोलेंगे तो सारे लेक्चर वहां पर क्रम अनुसार जमे होंगे, जहां से आप कंटिन्यू स्टडी को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू फिर से कर सकते हो। मतलब आपका कोई बीच में गैप नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।